हम लोग का देखो हिस्ट्री चल रहा है जीके जीएस में, और हिस्ट्री के जीके जीएस में हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। कुषाण वंश के बारे में हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ चुके थे। कनिष्क के बारे में आज छोटे से टॉपिक जो बची हुई है। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसी साम्राज्य के विस्तार के क्रम में उन्होंने दो मार्ग बनाए थे, एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग, जिसके द्वारा उसके राज्य की आमदनी बढ़ सके। क्योंकि कोई भी राज्य में आमदनी तभी बढ़ सकता है जब उस राज्य में व्यापार प्रारंभ हो, और वर्तमान में भी वही स्थिति है। तो कनिष्क ने अपने शासन के दौरान दो मार्ग डिसाइड किए थे, एक स्थल मार्ग और दूसरा क्या था, जल मार्ग। तो जल मार्ग से व्यापार करना डिफिकल्ट होता है स्थल मार्ग की तुलना में, क्योंकि स्थल मार्ग आपका लंबी दूरी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग स्थल मार्ग पकड़ते हैं। तो उन्होंने जो मार्ग डिसाइड किया व्यापारियों के लिए, वही मार्ग आगे चल के कहलाया रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्यों कहलाया कि उस स्थल मार्ग से जो ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता था दूसरे देशों के, वो रेशम का होता था, इसीलिए उस मार्ग का नामकरण पड़ गया रेशम मार्ग। जैसे कि अगर आपका गांव में कोई अगर फेमस आदमी है और उसका स्वर्गवास हो गया, तो उसी के काम पर गांव का नाम रख देते हैं, उस रोड का नामकरण कर देते हैं, वो गली का नाम रख देते हैं, मोहल्ला का नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज देख रहे हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक अधिकारी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, तो देखिए आपका नाम पर गांव का नाम हो जाएगा, तो उस गांव से वो अधिकारी निकला है, जब तक कोई दूसरा अधिकारी नहीं बन जाता है। ऐसे ही होती है। तो इसी प्रकार जो आपका था, कनिष्क ने जो मार्ग दे रहा था जिसमें व्यापार सबसे ज्यादा हुआ, वो रेशम मार्ग बना। तो आज हम लोग रेशम मार्ग के बढ़ने से पहले एक बार क्विक शॉर्ट में, जो आपको दो क्लास में रिविजन करा दिए हैं, आज आपका कुषाण वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए वन शॉट में रिविजन कीजिए और वन शॉट में आवाज आना चाहिए। कनिष्क वंश का, आपका कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? साउंड नहीं आ रहा है। कुजुल कटफिसेस। उसके बाद शासन करने वाला कौन था? भीम कटफिसेस। भीम कटफिसेस कौन था? कुजुल कटफिसेस का पुत्र था। फिर भीम कटफिसेस के बाद अगला शासक कौन बना कुषाण वंश का? कनिष्क बना ना, कनिष्क बना। कनिष्क प्रथम बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुषाण कनिष्क के दूसरा नाम क्या बनाया जाता है? द्वितीय अशोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? द्वितीय अशोक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस प्रकार अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था का संचालन किया, उसी प्रकार कनिष्क प्रथम में भी चलाया। दूसरी बात, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कहां किया गया था? कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अश्वघोष को बनाया गया था। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये अपने कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक बना था। और इसके बाद क्या होता? इनके कौन ऐसा राजा था जो सबसे पहले रेशम मार्ग का निर्माण किया था? कनिष्क में निर्माण किया था। क्यों इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो स्थल मार्ग था, उस मार्ग से ज्यादा व्यापार होता था। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाइना में भी गया, क्योंकि जो कनिष्क जो ये वंश का जो शासक था, वास्तव में कहां से आए थे? चाइनीज से आए थे। और किस कबीले से आए थे ये लोग? यूची कबीला। कौन कबीला? यूची कबीला से आए थे। और भारत में आने पर यह कबीला कितने भाग में बढ़ गया था? 5 भाग में बढ़ गया था। और उसी एक भाग में कौन था? ये कनिष्क था। ये सभी बातें आ गई थी। और याद रखिएगा, इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो बनेगा, वो क्या बनेगा आपका? वसुदेव द्वितीय। द्वितीय बनेगा ना? ठीक है, वसुदेव द्वितीय। क्योंकि इससे पहले भी वसुदेव का कहीं प्रथम का होगा, इसीलिए द्वितीय बना। तो याद रखिएगा, शुरू से बोलते आए हैं, किसी भी वंश के बारे में पढ़िएगा तो पहला और अंतिम, और जिसका ज्ञात नहीं तो अलग बात है, लेकिन जिसका ज्ञात है पहला और लास्ट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इतिहास का ये दो कॉमन क्वेश्चन माना जाता है, पहला और अंतिम शासक। ठीक है। तो कुषाण वंश का पहला शासक कुजल कटफिसेस, और अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन बना था? कनिष्क ने बना था। ठीक है। आइए आज हम लोग इसका रेशम मार्ग के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, ये जो चला कनिष्क के समय में जो शासन व्यवस्था जो मानी जाती है, हाँ, इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कनिष्क के समय में ही एक शक संबंध बनाया गया था। और उसका प्रारंभ कब हुआ था? कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठे थे। तो राजगद्दी पर कब बैठे थे? 78 ईस्वी में। कब बैठे? ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में। और इसी समय एक संबत जारी किए थे, जिस संबत का नाम क्या था? शक संबत।
लेकिन इससे ज्यादा जारी करने वाले सको लोग थे, इसी कारण वो ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन इन्होंने जब गद्दी पर बैठा जारी ये किया, लेकिन फॉलो शुरू कौन ने किया था? सको ने फॉलो किया था। ठीक है, और विक्रम संवत बताए थे कब जारी हुआ था? 57 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी हाँ सॉरी ईसा पूर्व में। तभी जो विक्रम संवत जो होता है वर्तमान समय से कितना साल आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। ठीक है, एक कैलेंडर का सेक्शन होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शाक संवत, विक्रम संवत, सब बता देंगे क्लास में, याद दिला दीजिएगा। तो आपका जो होता है रेशम मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। तो ये रेशम मार्ग को इंग्लिश में कहते हैं सिल्क रूट। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि रेशम का कपड़ा बहुत ही महंगा होता है ना? ठीक है, क्योंकि ये रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। ठीक, तो रेशम का कपड़ा बहुत ही होता है, बहुत सुंदर होता है, चमकीला भी होता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये चीन के रेशम व्यापार को कहां तक फैला दिया? यूरोप, फ्रांस, मध्य एशिया को जोड़ता था। तो चीन, जो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था वो चीन में होता था। ठीक, और ये मूल रूप से चीन से ही भाग करके आया था। तो आगे चल के जब ये प्रतापी शासक बना तो चीन के भाग को भी जीता, और वहां पर वो अपना सेनापति को ही नियुक्त कर दिया। कनिष्क ने अपने चीन का जो शासन व्यवस्था जो चलाने का अधिकार दे दिया अपना सेनापति को, और ये मगध पर शासन करने लग गया। तो वही बोला गया यहाँ पर चीन के जो रेशम व्यापार को कौन कौन देश में ले गया? फ्रांस और मध्य एशिया जोड़ा। और इस मार्ग का दक्षिणी भाग जो पड़ता था वो कहां से कहां तक? हिंद महासागर से गुजरात तक था। जबकि उत्तरी भाग जो पड़ता था कश्मीर से लेकर के हिंदुकुश पर्वत तक पड़ता था। पर्वत को पार करके कहां आना पड़ता था व्यापार के लिए? गुजरात तक फैला हुआ था। फिर बोला गया कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, और ये जो होता फिर यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध के बदौलत जो चीन से ज्यादा जो व्यापार होता था, जैसे बताए थे कि वहां के शासक को हराया था और वहां पर उत्तराधिकारी अपने सेनापति को नियुक्त किया था। तो सेनापति को नियुक्त तो वो राज्य अपना जो क्या बोलते चीन का जो रेशम मार्ग था वो अधिकार कर लिया, और उसके बदले में जो भी वहां से गुजरते थे व्यापारी लोग उसको क्या होना चाहता, टैक्स देना पड़ता था, उससे कर वसूल करना चालू किया। तो वही बोला गया कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, और ये मार्ग जो होता है चीन के किस क्षेत्र में आता था? अधिकार क्षेत्र में। क्योंकि चीन से ज्यादा ही रास्ता को चीन का व्यापार कहां कहां से चलता था आपका? यूरोप, फ्रांस और मध्य एशिया। तो अगर वो चीन को कैप्चर कर लिया तो यहां से यहां सब देश के साथ इसका संपर्क जुड़ गया, और इसको किसके साथ जोड़ दिया? भारत के साथ जोड़ दिया। अब भारत से लेकर के इन सभी देशों में इनका क्या होने लग गया? व्यापार होने लग गया। ठीक है, तो वही आगे बताया गया है कि रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय रास्ता कहलाता था जिसे चीन के राजवंश, जिसका नाम था हान राजवंश के महान शासक जिसका नाम था यांग छ्यान, क्या नाम था? यांग छ्यान, ठीक है, ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी जो थी छांगआन के पश्चिम में रोम तक पहुंचा दी थी। तो ये जो शासक था, ये शासक ने खोला था, लेकिन आगे चल के इस पर अधिकार कौन कर लिया था? अरे इसको, अरे कौन अधिकार किया? कनिष्क ने किया था ना, तभी तो वो फिर रेशम मार्ग डेवलप किया। फिर बोला गया रेशम मार्ग होने पर व्यापार पर कनिष्क को देखो क्या देना पड़ता था? टैक्स लेता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन था। तो टैक्स क्या होता है? जैसे अभी हमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, कोई भी सामान खरीदोगे जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी का दरकार है देने का? सामान हम खरीद ले, दुकानदार ले रहा, सरकार का दरकार पैसा लेने का? सरकार कोई दरकार है? सरकार को कंपनी का लेना चाहिए ना, जो बड़ा बड़ा कंपनी, जैसे मान लो पेन कोई कंपनी बनाए तो कंपनी को गवर्नमेंट सारा सुविधा दे रही है, तो कंपनी से लेना चाहिए जीएसटी। तो पब्लिक से लेते हैं गवर्नमेंट जीएसटी। हाँ, अच्छा, संचित कोष निधि में जमा होता है, तो ये तो दिया, जो कंपनी बनाई होगी पेन को एज फॉर एग्जाम्पल, वो तो जीएसटी दिया होगा, वो जीएसटी काटा होगा। फिर दूसरा बात क्या, व्यापार के पास आएगा तो बोलता है दुकानदार आपसे कि नहीं 16-18% जीएसटी, इनडायरेक्टली सामान दाम को बढ़ा के बोलेगा। मान लो कि 5,000 का पेन रहेगा या 2,000 का पेन रहेगा, तो उसको काट के लेस करके जीएसटी दिखाएगा, लेकिन लेगा आपसे 5,000। लेकिन जबकि जीएसटी बनाया था एक कॉमन टैक्स के लिए कि पब्लिक को देना ना पड़े, लेकिन बिजनेसमैन वाला दुकान में जाओगे तो बोलेगा बिल चाहिए तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, तो बोला नहीं जीएसटी नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, बोला लो कम पैसा में लो। सरकार से चोरी करते हैं बहुत सारे व्यापारी लोग। ठीक है,
तो जीएसटी जनरली बनाया गया था, इसका वजह यह था कि भारत में ब्लैक मनी को रोकने के लिए, काला धन को रोकने के लिए। सपोज दैट आपकी कैपेसिटी है 5 लाख रुपए का सामान खरीदने का और आप अपने गोदाम में रखें 20 लाख का, तो 20 लाख 15 लाख का सामान कहां से आया? कहां से आया? वो कोई दूसरा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया है। तो इसी चीज की जांच पड़ताल के लिए जीएसटी बनाया गया, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पहले अलग अलग लिया जाता था स्टेट एंड सेंट्रल, अब कॉमन कर दिया गया। तो बोलेंगे सर इसका नौकरी कहां मिलेगा? जब एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करेंगे उसी में एक पोस्ट होता है जीएसटी इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़िए कि आप लोग भी अधिकारी बनिएगा। ठीक, तो जो परंपरा वहां था यही परंपरा आज भी चल रही है, आपसे भी टैक्स लिया जा रहा है। रोड टैक्स, सेल टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, होल्डिंग टैक्स, सब जगह टैक्स, खाली मंगलम में कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो जहां आप घर बनाइएगा सिटी में तो वहां भी देना पड़ेगा होल्डिंग टैक्स। आप नगर पालिका में घर बनाएंगे वहां टैक्स। बोले काहे देते हैं सर टैक्स? बोले कहा है आपका दरवाजे पर बिजली दिए, खंबा दिए, पानी का साधन दिए, कोई टैक्स नहीं। अब बोले गांव में कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका, जहां मन तहां खड़े आएगा टैक्स। मेरा अपना कुआं है, बिजली हम, मेरा अपना सोलर प्लेट है, मेरा घर से नाली नहीं गुजरा है। नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका आने का मतलब यही हुआ कि आपको बिजली का सुविधा दे दिया, पानी का हुआ, कूड़ा करकट फेंकने वाला आएगा, कूड़ा उठाओ जो अभी बंद है, खत्म है, तो वहां पर वही सुविधा देगा। इसीलिए आपको घर का सालाना टैक्स भरना पड़ता है, होल्डिंग टैक्स। गांव के किसान को भी टैक्स देना पड़ता है। ब्याज क्या होता है? माल गुजारी जो कटाते हैं, जमीन का रसीद, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 25 पैसा, 50 पैसा जो माल गुजारी कटता है, वो जमीन का रसीद जो कटता है उसका भी टैक्स देते हैं यहाँ पे। तो उस जमाने से जो परंपरा कनिष्क के समय से रेशम मार्ग में चली आ रही थी वो आज भी चली आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो व्यापार, तो इन्होंने किस पर टैक्स लगाया था? रेशम मार्ग से सबसे ज्यादा आमदनी होता था इसे, क्योंकि विदेश तक था, जानता था कि विदेश व्यापार करने जा रहा तो उसके बाद पैसा बहुत होगा, तो लगाओ टैक्स। ठीक है, अब हुआ क्या, आगे चल के कनिष्क का मृत्यु हो गया। और कनिष्क का मृत्यु कब हुआ था? लगभग मतलब आसपास होगा, लेकिन 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब मृत्यु हो गया तो ऐसा माना जाता है कुषाण वंश में कोई योग्य अधिकारी नहीं बना, और जितने भी अधिकारी बने वो बहुत ही माने अयोग्य थे, कनिष्क के तरह योग्यवान नहीं थे, जिसके कारण धीरे धीरे जाके कुषाण वंश क्या हो गया? समाप्त की ओर या पतन की ओर गया। तो वही लिखा गया है, इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिसके कारण छोटे छोटे सामंत अलग हो गए। अलग होने का कारण कनिष्क ने जिस प्रकार मगध बहुत सारे राज्य को एकत्र किया था, तो कनिष्क का राजा मर गया तो धीरे धीरे क्या हुआ? सब अलग अलग फिर से बिखरने लग गए और अलग अलग राज्य में टूटने लग गए, जिसे हम लोग सामंत बोलते हैं। फिर बोला गया इस वंश का अंतिम शासक जो भी बोले थे वासुदेव द्वितीय होता है। और इस वंश में वो ऐसा माना जाता है वासुदेव द्वितीय की जो आगे हत्या करके या इसका नाश हुआ, तब एक नए वंश का स्थापना हुआ, जिस वंश का नाम था क्या? गुप्त वंश। तो वही बोला गया है इस वंश के सामंतों ने आगे चल के एक नए वंश की स्थापना की, उस वंश का क्या नाम रखा गया? गुप्त वंश। तो अगली कक्षा में हम लोग का पढ़ाई क्या चलेगा? गुप्त वंश। यहां तक लॉजिक समझ में आया? तो आज आप लोगों का कुषाण वंश समाप्त होता है। धन्यवाद।